Hello, welcome to Legal Awareness वेब सीरीज। यूसीसी सीरीज में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामिक लॉ में क्या रिश्ता है, इस्लामिक लॉ का इतिहास क्या है, किस तरह से सुन्नी स्कूल बने और शिया स्कूल बने, इन पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। जो भी 1400 साल की इस्लामिक लॉ की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, उसमें इतना पेशेंस जरूर हो कि वो 2 घंटे दे पाए उस इतिहास को समझने के लिए। मैंने कहा था कि अब बात कुछ हिंदू कोड बिल की होगी। हिंदू कोड बिल की बहस 1940 से शुरू हो गई। 1955-56 में जाके कानून बने। बड़ा विरोध हुआ था हिंदू कोड बिल का। बहुत से हिंदू ये मानते थे कि ये हिंदू धर्म को समाप्त कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसी अपोजिशन आज मुसलमानों के कुछ लोग या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी चेंज या यूसीसी की कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंटेंस बहस और अपोजिशन हिंदू कोड बिल की और हिंदू लॉ में रिफॉर्म की हुई थी। हम इतिहास भूल गए हैं। आज जो यूसीसी का विरोध करें, उनको हम समझते हैं वो एंटी नेशनल हैं। मैं क्योंकि लॉ एंड रिलीजन पढ़ाता हूं, मुझे एहसास है कि धार्मिक सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि धर्म का ताल्लुक जो है इमोशन से है और दिल से है। इस देश ने हिंदू कोड बिल का भी विरोध देखा और आज 70-75 साल बाद हमारे लिए बहुत से लेसन्स हैं कि जो काम हमने हिंदू कोड बिल के वक्त किया, उसमें हम क्या बेहतरी आज कर सकते हैं। यूसीसी का विरोध हो रहा है। मुसलमान बहुत से विरोध कर रहे हैं, सिख बहुत विरोध कर रहे हैं, ट्राइबल्स विरोध कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम उलेमा ने यहां तक कहा कि आप यूसीसी बनाइए, हम उसको तोड़ेंगे। कुछ यूसीसी के समर्थकों ने यह कहा कि जो मुसलमान यूसीसी ना माने, उनको वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए, उनसे सब्सिडी राशन की छीन ली जाए और नौकरी ना दी जाए। मैं समझता हूं कि ये दोनों पोजीशन सही नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि जो यूसीसी के पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, उन दोनों के आर्गुमेंट्स क्या हैं। और मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स को एक लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और दोनों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। आइए जरा समझते हैं कि हिंदू लॉ से रिलेटेड क्या डिबेट है। मैंने जैसे मुस्लिम लॉ का इतिहास और स्कूल्स और एवोल्यूशन बताया, इसी तरह मैं हिंदू लॉ का भी आपको बताऊंगा। लेकिन 2020 का मामला हो चुका है, किसी में पेशेंस नहीं है कि वो उन हजारों साल के इतिहास को समझें। चंद घंटे भी हमारे पास नहीं, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। शास्त्रिक लॉ को उसी तरह हिंदू धर्म का हिस्सा और संस्कृति का हिस्सा माना जाता था जैसा आज हम मुस्लिम लॉ को मान रहे हैं। जेंडर जस्टिस के प्रोजेक्ट को और मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट को और प्रोग्रेसिव चेंजेस के प्रोजेक्ट को बुरा समझा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हिंदुओं के बीच अगर झगड़े हों तो हिंदू लॉ लगेगा। हिंदुओं के धर्मशास्त्र का उसी तरह ट्रांसलेशन हुआ जैसा हिदाया का ट्रांसलेशन हुआ। फिर अंग्रेज जजों ने जिस तरीके से मुस्लिम लॉ में बहुत से परिवर्तन कर दिए इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के डॉक्ट्रिन के तहत, वही उन्होंने हिंदू लॉ में भी किया। सती का एबॉलिशन हुआ, कास्ट के सिलसिले में कुछ लॉज बने, टेम्पल एंट्री लॉज बने। 1921 तक अगर हम आ जाएं तो अब 1919 का मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट आ चुका है। अब
लेजिस्लेचर को ये शक्ति मिल चुकी है कि वो रिव्यू करें और रिफॉर्म करें सोशल लेजिस्लेशंस को, और यहां से हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन की बहस शुरू होती है। अभी कांग्रेस 20 के दशक में इस बहस में शामिल नहीं है, क्योंकि गांधी जी अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। यह डिबेट ज़्यादातर वकीलों के बीच रही। अभी औरतों के ऑर्गेनाइजेशंस भी उतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि वो इस बहस में शामिल होते। 40 के दशक में हम आ गए, नई सिचुएशन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब मजबूत हो चुका है। औरतों का इन्फ्लुएंस इंडियन नेशनल मूवमेंट में बढ़ चुका है। अब लग रहा है कि स्वतंत्रता मिलने वाली है और भविष्य में हमें किस तरह के चेंजेस लॉ में करने चाहिए, उस पर बात होने लगी है। पहली जो डिबेट शुरू हुई हिंदू लॉ में रिफॉर्म की 1940 में, वो प्रॉपर्टी राइट को लेकर शुरू हुई। कहा गया इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। एक कमेटी बनी, हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी, हिंदू लॉ कमेटी 1941 की। फिर बाद में इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को एक्सपेंड किया गया और मैरिज, एडॉप्शन, गार्डियनशिप और इनहेरिटेंस भी उसमें शामिल कर ली गई। अब जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो 18वीं सदी के रिफॉर्म से बहुत अलग है। अब बहस सिर्फ वकीलों में नहीं हो रही, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस बॉडीज, औरतों के ऑर्गेनाइजेशन अब शामिल हो गए हैं इस बहस में। अब बहस ये हो रही है कि एक तरफ ट्रेडिशन है और एक तरफ मॉडर्निटी के तकाजे और डिमांड्स हैं। अब बात हो रही है कि ये जो पावर स्ट्रक्चर है फैमिली का, इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस अब पैदा होती जा रही है। जो पैट्रियार्कल नोशंस हैं सदियों से, उनको अब क्वेश्चन किया जा रहा है और चैलेंज किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है कि हमने हिंदू कोड बिल पर बहुत अच्छी रिसर्चेज नहीं की। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं इस्लामिक लॉ के बारे में कि वकील इतिहासकार खराब होते हैं। गांधी जी का बड़ा ब्रूटल और अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन 1948 में हो गया। अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब है और 1956 में अंबेडकर भी इस दुनिया से चले गए। नेहरू ने कुछ कुछ जिक्र रिफॉर्म का जो पत्र लिखे मुख्यमंत्रियों को, उसमें किया है। देखिए, ये जो 25 जनवरी 1941 को हिंदू लॉ कमेटी बनी है, इसमें BN राव हैं इसके अध्यक्ष, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे। फिर 3 और लॉयर मेंबर्स हैं, द्वारका नाथ मित्र, ये भी जज रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। R घुरपुरे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं लॉ कॉलेज पूना के। और राजरत्न वसुदेव विनायक जोशी हैं, जो वकील हैं बड़ौदा के। क्या टर्म ऑफ रेफरेंस था कि जो हिंदू वेमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 था, उसमें जो संशोधन पेश किए हैं अखिल चंद्र दत्ता ने, जो बिल पेश किया है AN चट्टोपाध्याय ने, जो बिल पेश किया है GV देशमुख और कैलाश बिहारी लाल और NV गाडगिल ने, और हिंदू वेमेन्स राइट टू स्टेट बिल जो पेश किया है GV देशमुख ने। और फिर बाद में इसमें बढ़ा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हिंदू लॉ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट बिल जो के संतानम ने प्रमोट किया, उसके बारे में भी कमेटी देखे। और हिंदू वेमेन्स राइट टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस बिल जो GV देशमुख ने प्रमोट किया, उसके बारे में भी कमेटी अपनी राय दे। क्या था ये 1937 का लॉ? 1937 के इस लॉ में, और जिसमें अमेंडमेंट 1938 में हुआ, हिंदू विडो को, हिंदू बेवा को जिसके पति का देहांत हो गया, उसको और
ऐसी बेटी जो विडो बन गई हो उसके बारे में बात की जा रही है और उनको प्रॉपर्टी का राइट दिया जा रहा है और बेटी को राइट नहीं दिया जा रहा। यानी विडो को राइट दिया जा रहा है और पुत्री को और डॉटर को राइट नहीं दिया जा रहा। अब जो हिंदू कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। उनका पहला विरोध यह था कि औरतों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया ही क्यों जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये विडो को अगर वो अनचेस्ट है, उसका कैरेक्टर खराब है, तब भी आप प्रॉपर्टी का अधिकार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चनायर जो हिंदू लॉ कमेटी ने सर्कुलेट किया था उसमें भी ये प्रश्न था। यानी अगर कोई बेवा है, उसका कैरेक्टर खराब है, तो उसको प्रॉपर्टी से डिनाई किया जाए। ये तो अभी चंद साल पहले की बात है कि एक डिवोर्स वाइफ की मेंटेनेंस के सिलसिले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो चेस्ट है तभी मेंटेनेंस पेएबल होगी। मैं समझता हूं ये फैसला बिल्कुल गलत था। हुआ ये था कि अशोक लक्ष्मण पवार वर्सेस साई गेनू लक्ष्मण पवार 1941 का फेडरल कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें फेडरल कोर्ट ने कहा कि औरत का कैरेक्टर कैसा है यह देखकर उसकी प्रॉपर्टी का हक उसे दिया जाए, यह बात सही नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यह बात मानी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर किसी विडो का चरित्र खराब है तो फिर उसको इनहेरिटेंस का, प्रॉपर्टी को लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लिबरल्स भी 1937 के लॉ से नाराज थे। उनका यह कहना था यह क्या बात हुई कि विडो को राइट दे दिया और बेटी को राइट नहीं दिया। फिर एक फैसला आ गया फेडरल कोर्ट का जिसने कहा कि 37 का एक्ट एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और यहां ये सेंट्रल लॉ था, तो स्टेट अपने लॉज बनाए तभी वो होगा। इनफैक्ट उन्होंने 1937 के लॉ पर जो कि ये लागू हो रहा था एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे, उसको इनवैलिड माना। आपको मालूम है कि जो शरीयत एक्ट 1937 का आ रहा है उसमें एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के परव्यू के बाहर रखा गया था। देखिए जरा किस तरह के प्रश्न हिंदू लॉ कमेटी ने समाज से पूछे थे। क्या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पर कोई सेंट्रल लॉ बनना चाहिए? क्या बेटी का स्टेटस अगर वो शादीशुदा है या कुंवारी है या बेवा है और उसके कोई बेटा नहीं है, उस पर डिपेंड करना चाहिए कि उसे प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ऐसी बेवा को जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बेटे को, बल्कि एडॉप्ट किया, उसको प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए? आपको मालूम है कि अभी हिंदुओं में अनलिमिटेड नंबर बीवियों का रखने का हक है। तो प्रश्न था कि अगर किसी हिंदू की 2 से ज्यादा विडोज हों तो उनका शेयर कैसे बटेगा? इसी तरह प्रश्न था कि अगर उसकी विडोज अलग अलग जातियों की हैं, कास्ट की हैं, तो उसमें शेयर कैसे बटेगा? फिर यह बात आई कि अगर किसी का चरित्र विडो का खराब है या वो किसी और धर्म में चली गई तो क्या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा या तब भी उसको शेयर मिलेगा? और यह भी एक प्रश्न था कि क्या और अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं जिससे एक यूनिफॉर्म हिंदू लॉ बनाया जा सके। कमेटी की रिपोर्ट 19 जून 1941 में सबमिट हुई और कमेटी ने यह कंक्लूड किया कि डॉटर का जो राइट है, बेटी का राइट जो है, इस पे अभी इंतजार किया जा सकता है। जब एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ और बड़े चेंजेस आएंगे उस वक्त उसको देखा जा सकता है। कमेटी ने वही बात कही जो मैं सालों से कह रहा हूं
कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म पीस मील अप्रोच में हो। उन्होंने कहा पहले सक्सेशन में रिफॉर्म करो, फिर शादी के मैटर्स में रिफॉर्म करो, फिर और सब्जेक्ट्स पे ले जाओ। मैंने भी बार बार ये कहा कि यूसीसी अगर लानी है तो गो स्लो, पहले उन मैटर्स पर रिफॉर्म कर लो जिस पे कोई झगड़ा नहीं है, कंसेंसस है। कमेटी ने एग्जैक्टली वही शब्द कहे जो मैं आज कह रहा हूं, कंसेंसस बनाइए। जिन चीजों पर पब्लिक ओपिनियन में सहमति है उन पर कानून बनाइए और विवाद और कंट्रोवर्सी को अवॉइड कीजिए। लॉ रिफॉर्म एक बड़ी अच्छी चीज है, पर ऐसा लॉ रिफॉर्म हो जिसमें सब खुश हों तो बेहतर है। बहुत ज्यादा सपोर्ट इस बात की थी कि अगर किसी औरत का चरित्र खराब है तो उसको प्रॉपर्टी ना दी जाए। कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने कहा कि नहीं, चरित्र के बिना पे प्रॉपर्टी डिनाई करना सही नहीं। देखिए विरोध हिंदू कोड बिल का कैसे हुआ है। यूसीसी के विरोध को समझने के लिए हिंदू कोड बिल के इतिहास को समझिए। जब धार्मिक कानूनों में परिवर्तन होता है, विरोध होता है। 1941 में 25 मिताक्षरा जजेस को इनवाइट किया गया कि इनकी राय ली जाए कि कैसे हिंदू कोड बिल बने। यकीन कीजिए 25 में से 24 ने कहा कि हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन ना किया जाए। औरतों के ग्रुप्स ने सपोर्ट किया। रोशनी जर्नल निकलता था बॉम्बे से, उसने सपोर्ट किया। 1945 में आपके पास फर्स्ट वर्जन ऑफ हिंदू कोड बिल आ जा रहा है। 2 बिल तैयार किए जा रहे हैं, सरकार को रिपोर्ट दी जा रही है, बिल को पब्लिश किया जा रहा है गजट में, और पब्लिक से ओपिनियन इनवाइट किया जा रहा है। क्या यूसीसी में भी हम ये करने वाले हैं कि हम बिल को बनाएंगे और फिर पब्लिक में उसे सर्कुलेट करेंगे और लोगों के ओपिनियन आने का इंतजार करेंगे? 1943 में डिबेट हो चुकी है, आपको मालूम है 1941 में पहली रिपोर्ट आ गई थी। 1944 के मार्च और अप्रैल में भी डिबेट हो रही है। सरकार ने खुद कहा कि इसे जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, जिसके नतीजे में वो 1945 का फिर बिल आएगा। अब जो पार्ट 1 कोर्ट का है वो इंटरस्टेट सक्सेशन की बात कर रहा है, यूनिफाइड हिंदू सक्सेशन लॉ की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बेटी को क्लास 1 एयर बनाया जाए बेटे के साथ, और उसको बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया जाए, वही जो इस्लामिक लॉ में है। और फिर और फीमेल रिलेटिव्स को भी वारिस बनाया जाए। यह भी कहा गया कि अब औरतों को एब्सोल्यूट राइट दिया जाए प्रॉपर्टी का, जो पहले था राइट लाइफ स्टेट का कि अपने जीवन में उन्हें अधिकार है, लेकिन वो मास्टर नहीं है, ओनर नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए। जो पार्ट 2 है उसमें मैरिज की बात हो रही है, पॉलीगमी को समाप्त किया जा रहा है, और जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज थी सिविल मैरिजेस में उनको समाप्त किया जा रहा है। 24 मार्च 1943 को हिंदू कोड बिल असेंबली में डिस्कशन के लिए आता है। सर सुल्तान अहमद जो मेंबर लॉ हैं वो कहते हैं कि 1937 के बिल में कुछ डिफेक्ट थे, उनको ख़त्म करके अब हम ला रहे हैं। अब असेंबली में ऑर्थोडॉक्स हिंदू व्यू रख रहे हैं बैजनाथ बजोरिया। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदू औरतों को राइट टू प्रॉपर्टी ना दिया जाए क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर सकती। कह रहे हैं कि बिल को पोस्टपोन किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पढ़ी लिखी औरतें हैं जो बिल का सपोर्ट कर रही हैं, ये बटरफ्लाईज हैं, तितलियां हैं। भाई परमानंद ने विरोध किया। उन्होंने कहा ये सरकार हिंदू धर्म के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रही है। जब लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई तो आप ऐसा बिल क्यों ला रहे हैं
जो हिंदू फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रॉपर्टी का फ्रेगमेंटेशन कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे प्रॉपर्टी के। और उन्होंने कहा अगर बेटी को प्रॉपर्टी में हक दिया तो भाई फिर बहनों की शादियां नहीं करेंगे, जो शादी करने की मॉरल ड्यूटी है वो समाप्त हो जाएगी। केसी नियोगी बंगाल के मेंबर थे, इन्होंने कहा बंगाल पूरा हिंदू कोड बिल के विरुद्ध है, हम दया भागा स्कूल मानते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये कोर ऑफ हिंदू रिलीजन को इफेक्ट कर रहा है। लालचंद नवलराज ने कहा कि मोर और लेस वी आर प्लंज्ड इनटू द ओशन ऑफ वेस्टर्न वेज एंड वी शुड नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी ड्रोन्ड। हम एक पश्चिम के समंदर में उतर गए हैं, अब हमें डूब नहीं जाना चाहिए। इन्होंने भी ये कहा कि बेटी को आप बाप की प्रॉपर्टी में भी हक दे रहे हैं और पति की प्रॉपर्टी में भी हक दे रहे हैं, तो उसको 2 हक मिल जाएंगे जबकि बेटे को 1 ही हक मिलेगा। पीएन बनर्जी बंगाल के मेंबर हैं, इन्होंने भी बिल का विरोध किया और इन्होंने कहा पब्लिक ओपिनियन इनवाइट किया जाए। अहमदाबाद बार एसोसिएशन ने सख्त मुखालफत की और कहा कि हिंदू लॉ जो है वो सिर्फ प्रोप्राइटरी क्लेम पर बेस्ड नहीं है और ये इंग्लिश लॉ से बेहतर है और ये सैक्रेड रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो हम आदि काल से फॉलो करते आ रहे हैं। और अगर आपने कोई लॉ बनाया और फंडामेंटल चेंजेस किए तो वो वादा जो क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में किया था कि हम धार्मिक मामलों में और पर्सनल लॉ में देश के नागरिकों को और अपने सब्जेक्ट्स को फुल लिबर्टी देंगे, वो उसका उल्लंघन होगा। बार एसोसिएशन ऑफ खरगोन ने विरोध किया और कहा कि यह बड़ा गलत बिल है। गंधर्व बार एसोसिएशन ने कहा कि शादी के मामले में जो बिल का प्रावधान है वो रिवोल्टिंग है। एक हिंदू की शादी बुद्धिस्ट से हो, सिख से हो और जैन से हो, ये बात सही नहीं है। ये तो हैप्पीनेस ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारी कल्चर को और हमारी संस्कृति को समाप्त कर देगी। सीतापुर बार एसोसिएशन ने बिल का विरोध किया और कहा कि बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं which cut at the fundamental principles on which Hindu law is based. उन्होंने कहा it comes into direct conflict with the sentiment and interest of the society. और कहा कि हमारा ये मत है कि बिल को विड्रॉ किया जाए और अगर ये विड्रॉ नहीं होता तो विपक्ष की ये ड्यूटी है कि वो इसको बाहर फेंक दें। इस तरह की बातें आज भी आप सुन रहे हैं यूसीसी के विरोध में। दरभंगा बार एसोसिएशन ने कहा कि ये बिल हिंदू मेंबर्स ने नहीं बनाया, ये हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रिक हिंदू कोड जो है वो तो बेसिस है हिंदू सोसाइटी का। और उन्होंने इसी तरह के रेजोल्यूशंस पटना में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, पुरलिया में, गया में और कटिहार में भी पास किए कि हिंदू लॉ में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मद्रास बार एसोसिएशन ने कहा कि अगर हिंदू लॉ रिफॉर्म हुआ तो ये डिसरप्ट करेगा हिंदू सोसाइटी को। धार्मिक नेताओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हिंदू कोड बिल का विरोध किया। हिज होलीनेस श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी गई, श्री कांची कमाकोठी पिथलपति कुंभाकुम, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हिज होलीनेस तो समाज के लोगों से मिलते हैं, उनकी नब्ज को जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गांव नॉर्थ में और साउथ इंडिया में घूमा हूं पिछले 30 सालों में, लोगों के सेंटिमेंट और आइडियाज मुझे मालूम हैं। हिंदू पब्लिक इस तरह का हिंदू लॉ में रिफॉर्म नहीं चाहती। हिज होलीनेस जगत गुरु श्री शंकराचार्य फ्रॉम अवनी श्री गिरी मठ मैसूर ने भी इस तरह का स्टेटमेंट हिंदू कोड बिल के विरुद्ध दिया। हिज होलीनेस श्रीमद जगत गुरु माधवचार्य उत्तराधि मठ शोलापुर ने भी कहा
कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, हम हिंदू सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और धर्मपीठ उन्होंने कहा इसके विरुद्ध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिंदू लॉ में रिफॉर्म ना किया जाए। भारत धर्म महामंडल ऑफ बनारस ने कहा कि ये हिंदू कोड बिल एंटी हिंदू रिलीजन है, ये अनवाइज है, ये अनस्टेट्समैन लाइक है, ये अनजस्ट है, एंड इट विल कट इनटू द वेरी रूट ऑफ सैक्रेड रिलीजन, और ये सनातनी हिंदुओं का अपमान है। सनातन धर्म सभा मुरादाबाद ने भी विरोध किया। फिर बहुत सी पर्दा नशीन लेडीज, हम समझते हैं कि ये पर्दा सिर्फ मुसलमानों की प्रथा है, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हिंदुओं की थी, बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची, उनमें भी औरतें पर्दा करती थीं। जब हिंदू लॉ कमेटी कलकत्ता गई तो वहां पर महारानी ऑफ नाटौर के महल में इन औरतों से मुलाकात हुई, जिसमें सरदिंदू मुखर्जी, मंजरा मुखर्जी, सेजा बहुरानी, प्रतुलपति गांगुली, डी मुलिक, बीसी घोष, पुरेंद्र टैगोर, रतन बेद जतनी, ये गुजरात सेविका संघ की थी। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम खुश हैं जैसा हमारा हिंदू लॉ है, और ये जो कुछ पढ़े लिखे वेस्टर्नाइज्ड प्रोग्रेसिव रेडिकल्स हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आके हमारे हिंदू धर्म में कोई बदलाव ना किया जाए। और बड़े मजे की बात बताता हूं, आज की जनरेशन समझती नहीं कि लॉ का एवोल्यूशन कैसे होता है। हिंदू औरतें एक से ज्यादा शादी के पक्ष में बोली। हिंदू लॉ में जो रिफॉर्म मोनोगमी का आ रहा था कि एक मर्द की एक पत्नी होगी, औरतों ने उसका विरोध किया और कहा कि यह काम लॉ से नहीं होगा। उन्होंने कहा आजकल ज्यादातर शादियां मोनोगमस होती हैं, इसलिए किसी लॉ की जरूरत नहीं। फिर इसी तरह उन्होंने डिवोर्स के प्रावधान का विरोध किया, और बेटियों को जो प्रॉपर्टी में शेयर मिलता था उसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये फैमिली को तोड़ देगी। और हिंदू औरतों ने कहा कि ये जो हिंदू कोड बिल है ये हमारे पतिव्रता धर्म को समाप्त कर देगी और उसके विरुद्ध होगी। पब्लिक ने बड़ा इंटरेस्ट लिया हिंदू कोड बिल में। पहले 1000 कॉपियां छपी, फिर 1000 और छपी, फिर 3000 रिप्रिंट हुए। फिर बंगाल सरकार ने 10,000 बंगाली में ट्रांसलेशन करके कॉपियां छापी। फिर कई और भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, उर्दू में, गुरुमुखी में, सिंधी में और उड़िया में इस तरीके की कॉपीज छपी। क्या यूसीसी करने से पहले हम ये एक्सरसाइज पब्लिक के ओपिनियन जानने की करने वाले हैं? और पब्लिक ओपिनियन जो कलेक्ट किया गया और जो हिंदू लॉ कमेटी के रिकॉर्ड में मौजूद है, आज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों को और देशवासियों में शायद पहली बार बहुत दशकों बाद मैं बताने जा रहा हूं। देखिए हिंदू कोड बिल का क्या पब्लिक ने रिस्पांस दिया। बॉम्बे में 57% ने उसे सपोर्ट किया, कलकत्ता में सिर्फ 23% ने। कलकत्ता बड़ा कंजर्वेटिव था। मद्रास में 27.27% ने, इलाहाबाद में 18.75% ने, लाहौर में 30% ने और दिल्ली में 50% ने। तो मेजॉरिटी ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। मोनोगमी में कुछ मसले ले रहा हूं। बॉम्बे में 77.27% लोगों ने इसके पक्ष में मत दिया। अब बॉम्बे कस्मोपॉलिटन सिटी है। कलकत्ता में सिर्फ 20%, मद्रास में 56%, नागपुर 12.50%, इलाहाबाद 30%। टोटल देश में सिर्फ 43.10% लोगों ने एक शादी के पक्ष में अपना मत दिया। तलाक के मुद्दे पे आइए।
मैं बता चुका हूं कि बॉम्बे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो बॉम्बे में 70% ने कहा कि यस ये लॉ बनना चाहिए। बंगाल में 22.82% ने सपोर्ट किया, मद्रास में 66.67%, दिल्ली में मुझे ताज्जुब हो रहा है ओनली 8.33% और पटना में 0%। पूरे देश में हिंदू लॉ में तलाक का प्रावधान आ जाए, सिर्फ 35.03% देशवासियों ने सपोर्ट किया। क्या बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले? बॉम्बे में 45%, कलकत्ता में 20.73%, मद्रास में 22.22%, लाहौर में 25.93%, इलाहाबाद को देखें 11.11% और टोटल देश में 22.34% लोगों ने इसका समर्थन किया। क्या बेटियों को और औरतों को जो प्रॉपर्टी मिले वो उसकी पूरी मालिक हो जाएं? आपको मालूम है कि पहले अंग्रेजों ने यह लॉ बनाया था कि वो अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होगी। देश में सिर्फ 28.68% लोगों ने हिंदू लॉ में इस प्रावधान का समर्थन किया। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जब यूसीसी के विरोध पर हम बुरा माने तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी किसी धार्मिक लॉ में कोई चेंज लाया जाता है तो लोग विरोध करते हैं, और विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये धर्म में हस्तक्षेप है। वो ये समझते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो खत्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाएगी। हिंदू लॉ में गो के देश में सपोर्ट नहीं थी, फिर भी कानून बना। 70 साल हो चुके हैं। हिंदू धर्म कितना समाप्त हुआ, हिंदू फैमिली कितनी डिस्ट्रॉय हुई, हिंदू संस्कृति कितनी समाप्त हो गई। मैंने बार बार कहा है, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत लॉ जानता हूं तो मानिए मेरी बात, किसी लॉ के बनने से कोई समाज में सुधार नहीं होता और कोई लॉ किसी धर्म को समाप्त नहीं कर सकता, किसी संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकता। और बात तो पर्सनल मैटर्स की हो रही है, पर्सनल लॉस की बात हो रही है। कोई कानून बन जाए, किसी धर्म को उससे कोई खतरा नहीं होगा, किसी की आइडेंटिटी को उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बेहतर बात वही है कि जब समाज में सुधार हो तो सब साथ हों, कंसेंसस हो, सहमति बन जाए। टॉप डाउन मॉडल से रिफॉर्म करना अच्छी चीज नहीं है। रिफॉर्म के लिए माहौल बनाया जाए, और माहौल जब बनता है जब ट्रस्ट डेवलप हो जाए, लोग ट्रस्ट करें, विश्वास करें, इंटेंट को डाउट ना करें, तो लॉ रिफॉर्म आसान हो जाता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और यूसीसी के विरोध करने वालों को देश का दुश्मन ना माने। धर्म बड़ी सेंसिटिव चीज है। जब हिंदू धर्म में रिफॉर्म हो रहा था तब भी इसी तरह का विरोध हुआ था। उनसे बहस ना करें, प्यार से और मोहब्बत से उनके जज्बात को समझें और उनको देश के संवैधानिक तकाज़ों से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।